नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। चुनाव आयोग ने 111 दलों को डी रजिस्टर करने का किया फैसला। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं थे दल। 3 राजनीतिक दलों पर कानूनी कार्रवाई का भी दिया आदेश। सेती जल विद्युत परियोजना पर भारत हुआ राजी। नेपाल की सेती नदी पर प्रस्तावित है परियोजना। पहले चीनी कंपनी ने परियोजना पर काम करने से किया था इनकार। 1 जुलाई से पूरी तरह बैन होंगी सिंगल यूज प्लास्टिक्स। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की सूची। पिछले साल ही सरकार ने दिए थे संकेत। गाया मिशन से जुड़ा तीसरा डेटा सेट हुआ जारी। तारों पर होने वाली अप्रत्याशित घटना स्टारक्वेक्स का हुआ खुलासा। तारों के केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी मिली जानकारी। और 2 बैंकों समेत एनपीसीआई के आईटी रिसोर्सेज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हुए घोषित। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है मकसद। उल्लंघन पर 10 साल तक की हो सकती है सजा। हाल ही में चुनाव आयोग ने 111 राजनीतिक दलों को अपने रजिस्टर से हटाने का फैसला लिया है। राजनीतिक दलों का सक्रिय न होना इसका कारण बताया गया है। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सत्यापन के दौरान ये राजनीतिक दल अनुपस्थित पाए गए। साथ ही सत्यापन के लिए जारी किए गए कुछ पत्र गलत पता दर्ज होने के कारण डाक विभाग द्वारा वापस कर दिए गए। इसके अलावा राजस्व विभाग को 3 राजनीतिक दलों पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए कानूनी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। बीते महीने चुनाव आयोग ने अपने रजिस्टर से 87 ऐसे गैर मौजूद राजनीतिक दलों को हटाने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी राजनीतिक दल को सूचीबद्ध करने या सूची से हटाने के लिए अधिकृत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को किसी भी राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन अरसे से सरकार पर राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की अनुमति देने के लिए दबाव बना रहा है, ताकि चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन कर राजनीतिक दलों को डी रजिस्टर करने की शक्ति प्राप्त की जा सके। इस प्रकार वित्तीय और अन्य अनियमितताओं में लिप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ एक्शन लेना आसान होगा। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने नेपाल में स्थित सेती परियोजना पर कार्य शुरू करने पर सहमति जताई है। यह नेपाल की सेती नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। इसकी अनुमानित लागत भारतीय रुपए में लगभग 6,500 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि सेती जल विद्युत परियोजना को तैयार करने का जिम्मा साल 1998 में ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी सोनोई माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा लिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद ही फंडिंग का हवाला देते हुए इस कंपनी ने परियोजना से संबंधित करार को समाप्त कर दिया। इसके बाद साल 2012 में नेपाल सरकार एवं चीन की 3 गोर्जेस कॉरपोरेशन के बीच इस परियोजना पर कार्य करने की सहमति बनी। लेकिन साल 2018 में चीन की कंपनी ने इस आधार पर इस परियोजना को आगे बढ़ाने से मना कर दिया कि इससे भारी संख्या में लोगों के विस्थापित होने का डर है। साथ ही कंपनी का मानना था कि वित्तीय रूप से भी यह परियोजना व्यवहारिक नहीं है। गौरतलब है कि नेपाल की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 2000 मेगावाट की है, लेकिन नेपाल अपनी क्षमता के मुकाबले केवल 900 मेगावाट ही विद्युत का उत्पादन करता है। इसके चलते नेपाल को विद्युत की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बावजूद नेपाल वर्तमान में भारत को 364 मेगावाट बिजली बेच रहा है। हाल ही में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जेनेवा में संपन्न हुई। इस कॉन्फ्रेंस में भारत ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ी जीत हासिल की है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए गए निर्णयों में से पहला बड़ा निर्णय मत्स्य पालन सब्सिडी से जुड़ा है। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देशों ने मिलकर मत्स्य पालन सब्सिडी पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
इसके चलते अवैध और अनरेगुलेटेड मत्स्य पालन गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। हालांकि भारत सहित अन्य विकासशील देशों को मत्स्य पालन सब्सिडी से जुड़ी कुछ रियायतें दी गई हैं। बता दें कि सदस्य देश साल 2001 से ही इस सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। दूसरा बड़ा निर्णय कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन और पेटेंट अधिकारों को अस्थायी रूप से माफ करने से जुड़ा है। इसके चलते WTO के सदस्य देश 5 साल के लिए पेटेंट धारक की सहमति के बिना कोविड-19 टीकों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे घरेलू स्तर पर बड़ी मात्रा में कोविड-19 टीकों का उत्पादन आसानी से किया जा सकेगा। तीसरा बड़ा मुद्दा एग्रीकल्चर सब्सिडी और फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है। इसके अंतर्गत भारत एग्रीकल्चर सब्सिडी से छूट पाने वाले मुद्दे पर कामयाब हो गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में सदस्य देशों के बीच यह भी सहमति बनी है कि कोई भी सदस्य देश WEF के मानवीय सहायता कार्यक्रमों के लिए खरीदी जाने वाली खाद्य सामग्री पर किसी तरह का निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाएगा। हालांकि घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के लिए किसी देश पर ऐसी कोई रोक नहीं है। बता दें कि WTO विश्व में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना साल 1995 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश शामिल हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य इस निकाय में शामिल होते हैं, जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिलकर निर्णय लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बुलेटिन प्रकाशित किया। इस बुलेटिन में कैपिटल फ्लो एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस शीर्षक नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में कहा गया है कि भारत से लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपए या 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का पोर्टफोलियो आउटफ्लो या कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है। कैपिटल आउटफ्लो की यह मात्रा GDP की लगभग 3.2% है। साथ ही पोर्टफोलियो आउटफ्लो के GDP के 7.7% होने की संभावना है और इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने लिक्विडिटी भंडार को करने की जरूरत है। यह भंडार आयात और ऋण सेवा के अलावा अस्थिर अर्थव्यवस्था को साधने में मदद करेगा। RBI का अनुमान है कि कैपिटल आउटफ्लो के कारण भारत सहित विश्व अर्थव्यवस्था में गंभीर प्रभाव उत्पन्न होंगे। RBI ने तेजी से हो रहे कैपिटल आउटफ्लो को इस लेख में ब्लैक स्वान घटना का नाम दिया है। ब्लैक स्वान एक दुर्लभ और अचानक होने वाली ऐसी घटना है जिसकी कल्पना नहीं की गई हो और जिसका समाज या दुनिया पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता हो। असल में सैकड़ों साल पहले यूरोप के लोग ऐसा मानते थे कि स्वान यानी हंस सिर्फ सफेद रंग के ही हो सकते हैं, लेकिन अचानक जब उन्हें काला हंस दिखाई दिया तब इस घटना को अकल्पनीय माना गया। ब्लैक स्वान घटना का जिक्र निवेशक नसीम निकोलस तालेब द्वारा साल 2001 में किया गया। बाद में उन्होंने साल 2007 में द ब्लैक स्वान नाम से अपनी बुक भी प्रकाशित की थी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा जारी की। समीक्षा रिपोर्ट में व्यापार अवरोध, निर्यात प्रतिबंधों और वैश्विक वस्तुओं की परिणामी वृद्धि जैसे कारकों के कारण आर्थिक समृद्धि के प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक रूस यूक्रेन संघर्ष जारी रहता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित रहती है, तब तक ये सभी कारक मिलकर मुद्रास्फीति को बढ़ावा देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों की आर्थिक गतिविधियों की गति ने वित्त वर्ष 2022-23 में प्रमुख देशों के बीच भारत के लिए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने के संकेत दिए हैं। लेकिन अनिश्चितताओं को देखते हुए रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता के 2 प्रमुख क्षेत्रों राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकारी राजस्व प्रभावित होता है और यह सकल राजकोषीय घाटे के बजटीय स्तर के लिए नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। दरअसल राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों तथा सभी प्राप्तियों से होता है। यदि सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो व्यय और प्राप्तियों के इस अंतराल को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वहीं राजस्व घाटा राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता है। राजस्व घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जिससे सरकार की वर्तमान आय और व्यय प्रभावित होते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्रालय बैंक बोर्ड ब्यूरो में बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस पहल का लक्ष्य इसका विस्तार और पुनर्गठन करना है। मंत्रालय का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए अधिकारियों की सिफारिश करने और राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के शीर्ष स्तर पर भर्ती को तेज करने के लिए इस निकाय को सशक्त बनाना है। खबर के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय आने वाले महीनों में नए सदस्यों की पहचान करने, ब्यूरो का पुनर्गठन करने और कैबिनेट की नियुक्ति समिति को नए नामों की सिफारिश करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2014 में गठित पीजे नायक समिति की सिफारिश के आधार पर 2016 में की गई थी। इसे सामान्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है। यह इंद्रधनुष योजना का एक भाग है। यह एक स्वायत्त निकाय है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए सिफारिश करना है। हाल ही में सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की एक सूची जारी की, जिन्हें 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया जाएगा। कम उपयोगिता वाली और अधिक कचरा उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन लगाने की बात कही गई है। साथ ही इन सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। सीपीसीबी ने जिन सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, उनमें प्लास्टिक स्टिक्स जैसे ईयरबड एंड बैलून स्टिक्स, कैंडी और आइसक्रीम की स्टिक्स, कटलरी आइटम जैसे प्लेट, कप, ट्रे, पैकिंग फिल्म्स जैसे मिठाई के डब्बों, निमंत्रण कार्ड पर होने वाली पैकिंग फिल्म्स, अन्य आइटम्स जैसे 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर और सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन शामिल है। आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक में ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जो एक बार उपयोग में लाए जाने के बाद फेंक दी जाती है। दरअसल ये प्लास्टिक से बने हुए ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है और आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। इन सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं में पैकेजिंग सामग्री, बोतलें, पॉलिथीन बैग्स, फेस मास्क, कॉफी कप्स, कचरा बैग्स, फूड पैकेजिंग जैसी वस्तुएं आती है। दरअसल केंद्र सरकार देश के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की बात कही गई थी। हाल ही में नॉर्वेजियन मीटियोरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा साइंटिफिक जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक उत्तरी बेरेंट्स सागर क्षेत्र आर्कटिक के अन्य क्षेत्र की तुलना में लगभग 2.5 गुना, जबकि दुनिया के बाकी हिस्से से लगभग 7 गुना दर से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। अध्ययन स्वालबार्ड स्थित मौसम स्टेशन और रूसी द्वीप समूह फ्रांज जोसेफ लैंड के अवलोकनों द्वारा एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। गौरतलब है कि उत्तरी बेरेंट्स सागर पश्चिम में नॉर्वेजियन और ग्रीनलैंड सागर से, उत्तर में आर्कटिक सागर तथा पूर्व में कारा सागर से घिरा हुआ है। रिपोर्ट का दावा है कि आर्कटिक क्षेत्र में इस तरह की भीषण गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह घटना न केवल उत्तर ध्रुव के भविष्य को बयां करती है, बल्कि पृथ्वी के अन्य हिस्से में ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को भी रेखांकित करती है। बता दें कि आर्कटिक में तापन की क्रिया दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में 2 से 4 गुना अधिक है। इसका कारण समुद्री बर्फ के पिघलने से फीडबैक लूप का बनना और इसके चलते पानी का तेजी से गर्म होना है। दरअसल जैसे जैसे आर्कटिक क्षेत्र गर्म होता है, वैसे वैसे यहाँ पर मौजूद समुद्री बर्फ पिघलने लगती है और अपने नीचे की समुद्री सतह को एक्सपोज कर देती है। इस प्रकार एक्सपोज हुई समुद्री सतह समुद्री बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा को अवशोषित करके जल का तापमान बढ़ा देती है। इससे और अधिक समुद्री बर्फ पिघलने लगती है। इसके चलते एक फीडबैक लूप का निर्माण हो जाता है, जो समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने का कारण बनता है। गौरतलब है कि पिछले 20 वर्षों में स्वालबार्ड के नॉर्वेजियन द्वीप समूह के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के औसत तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। स्वालबार्ड आर्कटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है जो नॉर्वे का उत्तरी भाग भी है।
नॉर्वेजियन मौसम विज्ञान संस्थान ने दावा किया है कि आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की घटना उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में अधिक चरम मौसमी दशाओं का भी कारण बन सकती है। हाल ही में ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने गाया मिशन से जुड़ा तीसरा डेटा सेट जारी किया है। इससे स्टारक्वेक्स, मिल्की वे स्टार्स के केमिकल कंपोजिशन एवं लाइफ साइकिल, बाइनरी स्टार सिस्टम, एस्टेरॉइड्स, एक्सोप्लैनेट्स आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि गाया वर्तमान में जारी एक खगोलीय वेधशाला मिशन है, जिसे दिसंबर 2013 में ESA द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य मिल्की वे आकाश गंगा के 100 बिलियन सितारों में से 1% या 1 बिलियन सितारों का सर्वेक्षण कर इसका सबसे सटीक और पूर्ण 3D मानचित्र बनाना है। दरअसल ESA ने गाया मिशन से जुड़े डेटा को 4 चरणों में जारी करने की योजना बनाई थी। इसी के मद्देनजर इस मिशन से जुड़ा पहला डेटा सेट वर्ष 2016 में, दूसरा डेटा सेट वर्ष 2018 में जारी किया गया था। अभी हाल ही में इस मिशन से जुड़ा तीसरा डेटा सेट जारी हुआ है। वही मिशन से जुड़ा चौथा या अंतिम डेटा सेट वर्ष 2030 में जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में जारी हुए तीसरे डेटा सेट में गाया मिशन की स्टार मैपिंग गाया प्रोब ने एक अप्रत्याशित घटना स्टारक्वेक्स का पता लगाया है। दरअसल ये स्टारक्वेक्स तारों की सतह पर बड़े पैमाने पर होने वाले कंपन हैं और इनकी तुलना पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंपों से की जा सकती है। साथ ही ये तीसरा डेटा सेट संपूर्ण मिल्की वे आकाशगंगा का रासायनिक मानचित्र भी पेश करता है, जिसमें लाखों तारों की रासायनिक संरचना, आयु, द्रव्यमान, रंग, चमक, वेग, तापमान और स्थिति को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि तारों की रासायनिक संरचना एवं संगठन से उनमें मौजूद सभी प्रकार के तत्वों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा तारा किस आकाश गंगा में उत्पन्न हुआ। साथ ही तारों की रासायनिक संरचना एवं संगठन का पता चलने से एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा में तारों के प्रवास की भी जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, हालिया डेटा सेट ने मिल्की वे आकाशगंगा के 8 लाख से अधिक बाइनरी स्टार सिस्टम की स्थिति, दूरी, कक्षाओं और द्रव्यमान का खुलासा किया है। बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे एक समूह में होते हैं जो एक साझा केंद्र के चारों ओर एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा इस डेटा सेट में हमारे सौर मंडल के 1,56,000 से अधिक क्षुद्र ग्रहों की एक सूची भी शामिल है, जिसमें इन क्षुद्र ग्रहों के द्रव्यमान, संरचना, रंग आदि की जानकारी दी गई है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा की सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की। इसमें प्रमुख रूप से बैंकिंग डेटा को शामिल किया गया है। ICICI, HDFC बैंक और UPI प्रबंधन इकाई NPCI के IT रिसोर्सेज को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत सरकार किसी भी डिजिटल संपत्ति जैसे डेटा, डेटाबेस, IT नेटवर्क या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए उसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित कर सकती है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। दरअसल IT या कंप्यूटर रिसोर्सेज देश के बुनियादी ढांचे से जुड़े अनगिनत महत्वपूर्ण संचालनों की रीढ़ है और ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके चलते किसी भी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधान आने पर इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए पावर ग्रिड में सूचना प्रौद्योगिकी की विफलता से स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दुनिया भर की सरकारें अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए सभी संभव प्रयास कर रही हैं। भारत ने भी वर्ष 2014 में NCIIPC यानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर स्थापित किया है। यह देश के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आपको बता दें कि NCIIPC क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अनऑथराइज्ड पहुंच, मॉडिफिकेशन,
यूज डिस्क्लोजर आदि से बचाने का कार्य करता है। साथ ही यह क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों और व्यक्तियों को भी दिशा निर्देश दे सकता है। हाल ही में UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने ग्लोबल ट्रेड फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2021 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल हिंसा, मानवाधिकार हनन, खाद्य सुरक्षा, जलवायु संकट, युद्ध, अफ्रीका और अफगानिस्तान में अन्य आपात स्थितियों के चलते वैश्विक स्तर पर लगभग 90 मिलियन लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे। इनमें से लगभग 23.7 मिलियन लोग केवल जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के चलते अपने देश के भीतर विस्थापित हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के चलते सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन चीन में हुआ है। इसके बाद क्रमशः फिलीपींस और भारत का स्थान है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में चीन में लगभग 6 मिलियन, फिलीपींस में लगभग 5.7 मिलियन और भारत में लगभग 5 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट का मानना है कि वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में होने वाले आंतरिक विस्थापन में 23% की गिरावट देखने को मिली है। इनमें से अधिकांश विस्थापन अस्थायी थे और आंतरिक रूप से विस्थापित ज्यादातर लोग अपने गृह क्षेत्रों में वापस लौट गए थे। लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया भर में 5.9 मिलियन लोग विस्थापित बने हुए थे। इसके अलावा दुनिया भर में शरणार्थियों की संख्या वर्ष 2021 के अंत तक बढ़कर 21.3 मिलियन हो गई, जो कि वर्ष 2020 में 20.7 मिलियन थी। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शरणार्थियों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने, जबरन विस्थापित समुदायों और स्टेटलेस लोगों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते यूरोप में बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन के मद्देनजर की गई थी। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वर्ष 2030 तक पवन और सौर ऊर्जा क्षमता इंस्टॉलेशन के अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु $200 बिलियन से अधिक के निवेश की जरूरत होगी। यह रिपोर्ट फाइनेंस इंडियाज 2030 रिन्यूएबल्स एम्बिशन नाम से प्रकाशित हुई है और इसे ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस ने पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रकाशित किया है। दरअसल सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही भारत वर्ष 2030 तक अपने बिजली आपूर्ति का आधा हिस्सा गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अक्षय ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की जरूरत है। इस संबंध में हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 8 वर्षों में केवल सौर और पवन ऊर्जा क्षमता इंस्टॉलेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को $223 बिलियन के निवेश की आवश्यकता है। साथ ही भारतीय कंपनियों की कॉरपोरेट प्रतिबद्धता भारत के इस 500 गीगावाट की संचयी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता निर्माण के लक्ष्य का 86% हासिल करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा हालिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण, भुगतान में देरी, बढ़ती ब्याज दरें, रुपए में होने वाली गिरावट, उच्च मुद्रास्फीति आदि अक्षय ऊर्जा के वित्त पोषण के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। वर्ष 2021 तक भारत में लगभग 165 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के सेशन के 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी राजनीतिक दल को सूचीबद्ध करने या सूची से हटाने के लिए अधिकृत है। 2. किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अधिकृत नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, सेती परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने नेपाल में स्थित सेती जल विद्युत परियोजना पर कार्य शुरू करने पर अपनी सहमति दी है।
2. इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। 3. साल 2018 में चीन की कंपनी ने इस परियोजना से संबंधित करार को रद्द किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या फिर 2 और 3। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की एक सूची जारी की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी की गई थी। 2. 1 जुलाई 2022 से इन वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने गाइया मिशन से जुड़ा तीसरा डेटा सेट जारी किया है। 2. गाइया मिशन वर्तमान में जारी एक खगोलीय वेधशाला मिशन है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2016 में हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई के आईटी रिसोर्सेज को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया गया है। 2. देश के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए एनसीआईपीसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दक्षिण कोंकण रेलवे मार्ग के 100% विद्युतीकरण को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। बता दें कि कोंकण रेलवे मार्ग की लंबाई 741 किलोमीटर है और इसका संचालन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KRCL द्वारा किया जाता है। कोंकण रेलवे मार्ग का मुख्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। यूनेस्को द्वारा मंगोलिया के खुफ्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने यह निर्णय मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान लिया। बता दें कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का आयोजन फ्रांस के पेरिस में संपन्न हुआ है। खुफ्सगुल झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुफ्सगुल में रूस की सीमा के पास अवस्थित है। यह मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाल ही में केरल राज्य में एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई बर्मोगोम्स चौकुलेंसिस को पहली बार देखा गया। ध्यान दिला दें कि बीते दिनों असम में भी एक ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति प्लेटिगोम्स बेंड्रिटारम की खोज की गई थी। केरल के कोट्टियूर से रिकॉर्ड की गई खोज की पुष्टि त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के ओडोनाटा रिसर्च ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ओडोनेट विशेषज्ञ विनियन पी द्वारा किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीते दिनों राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी एनम उजुथुम मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का मकसद प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच कोविड-19 महामारी के कारण सीखने की कमी को दूर करना और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करना है। एनम उजुथुम मिशन अंग्रेजी, तमिल और गणित पर ध्यान केंद्रित करेगा। राज्य के कम से कम 16 लाख छात्रों के इस कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित होने की उम्मीद है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी और हिमाचल प्रदेश के कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से शिमला में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन किया। भारत सहित 15 देशों के 425 से अधिक लेखकों, कवियों, अनुवादकों, आलोचकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बता दें कि उन्मेष महोत्सव देश का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत गुजरात के कच्छ जिले में की गई। इसका मकसद बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
भारतीय महिला सैनिकों ने मंगोलिया के उलान बाटार में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार में भाग लिया। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा भारत से भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र अवशेषों को भी उलन बटोर में आयोजित प्रदर्शनी में रखा गया है। यूनेस्को और एनसीईआरटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को साल 2021 के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से नवाजा गया है। इसे यह पुरस्कार स्कूली शिक्षा में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए दिया गया है। बता दें कि पीएम ई विद्या कार्यक्रम को मई 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जो डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को समाहित करता है। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 38वां संस्करण 13 से 24 जून के बीच आयोजित किया गया। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर KRI में आयोजित किया गया। बता दें कि दोनों नौसेनाएं 2002 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा सहित हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास कर रही है। बीते दिनों फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने भारत के GSAT-24 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। बता दें कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने टेलीविजन सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए भारतीय उपग्रह GSAT-24 का निर्माण किया था। GSAT-24 अखिल भारतीय कवरेज वाला 24 KU बैंड संचार उपग्रह है। इस उपग्रह की आयु 15 साल तक रखी गई है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।